हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तनु हाजिर हूँ आज फिर आपके सामने एक नई सी वीडियो लेकर। आज हम फिर से एक वन शॉट बनाने वाले हैं और आज एक नए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो इस यूनिट का है वो हमारे टर्म 1 के एग्ज़ाम में टोटल 18 मार्क्स के आने वाले हैं। सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये बेस है हमारी जेनेटिक्स का। अगर आपको ये समझ में आया तो अगला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को उसकी कुछ बेसिक टर्म्स के साथ। और बेसिक टर्म्स की अगर बात करें तो ये हमने यहाँ पर कुछ 10 बेसिक टर्म्स की बात की है। जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं और चैप्टर को फॉरवर्ड मूव करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास टर्म आई है जीन। जीन क्या होता है? जीन हमें पता है, इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट। ये वो सेगमेंट है हमारे डीएनए की जो हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर करैक्टर के बारे में बता रही है। उसके बाद आता है डीएनए। डीएनए हमें पता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स आपको पता है दे आर एक्टिंग एज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर सेल। हमारी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है एलील्स। एलील्स क्या होती हैं? एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बेसिक एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने कहा कि हाइट जो होती है दैट इज हाइट का एक कोई भी जीन है, सपोज वो ए जीन है हाइट का, तो इसकी दो फॉर्म्स अवेलेबल है। वो हाइट जो है वो कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी। जैसे हाइट जो है दैट में बी टॉल, वो टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी। तो जो डोमिनेंट ट्रेट है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस कैपिटल लेटर एंड जो रिसेसिव ट्रेट है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस स्मॉल लेटर। स्मॉल जो एलील होगा उससे डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ से हमें इन दो के साथ साथ हमें अगली दो टर्म्स के बारे में भी पता चल रहा है कि ये जो जीन होता है वो कहीं ना कहीं एक करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो एलील्स हमारे पास है कहीं ना कहीं कुछ ट्रेट्स बताते हैं हमें। अब ये जो एलील्स के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि एलील्स दो तरह के हैं, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। जो डोमिनेंट एलील होता है इट विल एक्सप्रेस्ड इन ईच एंड एवरी कंडीशन, हर एक कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। और जो रिसेसिव है इट विल एक्सप्रेस ओनली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। डोमिनेंट की एब्सेंट में वर्क करेगा, तो इसलिए ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। तो अगर मैंने ये बोला कि ये एक हमारे पास जीनोटाइप है और उसके साथ साथ ये भी एक जीनोटाइप है, तो दोनों में ही डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। बट अगर रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव विल एक्सप्रेस ओनली इन दिस कंडीशन। वो कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। क्लियर? तो चलिए उसके बाद आगे की बात करते हैं। करेक्टर एंड ट्रेट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जब दोनों एलील्स सेम तरीके के हों, सेम तरह के एलील्स अगर इसमें प्रेजेंट हो तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए। इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर? तो यही सेम चीज़ है इसके बारे में। अब उसके बाद हेटेरोजाइगस की बात करें, जब दो डिफरेंट एलील्स हों, जैसे हमने ये दो डिफरेंट एलील्स की बात की, एक होमोजाइगस और दूसरा हेटेरोजाइगस है। उसके बाद जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि किसी भी कैरेक्टर का किस तरह का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि किस तरह के क्रोमोसोम है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कि किसी भी तरह का उसका जीनोटाइप हो बट वो दिखेगा कैसे, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, वो होता है उसका फिनोटाइप। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि ये कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है और ये देखने में मुझे टॉल दिखेगा, तो ये जो टॉल है वो इसका फिनोटाइप है और ये इसका जीनोटाइप है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बेसिक टर्म्स। क्योंकि इन बेसिक टर्म्स के बिना आपको ये चैप्टर आगे नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए हमने एक जस्ट ब्रीफ में इसकी इंट्रोडक्शन की है। क्योंकि आज हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग। तो हम आगे मूव करते हैं अपने आगे वाले पार्ट पर, अपने मेंडल के लॉज पर। हमारे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है लॉज ऑफ मेंडल।
तो लॉज ऑफ मेंडल से पहले हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या काम किया था और किसके ऊपर काम किया था। तो मेंडल के वर्क के बारे में अगर हम देखें तो मेंडल ने जो अपना काम किया वो किस पे काम किया, मेंडल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये जो मेंडल है जिसे हम आज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्लियर। बट इसने जब अपने टाइम में ये सारे काम किए थे तो इसने क्या काम किया, इसने सबसे पहले किस चीज़ पर काम किया, इसने काम किया है एक पी प्लांट पे जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, क्लियर, जिसको हम नॉर्मल कॉमन नेम कह सकते हैं, इट इज़ गार्डन पी, क्लियर। इसने गार्डन पी पर वर्क किया था। इसने जब गार्डन पी पर वर्क किया तो इसने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को यूज़ किया था, क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसने इसी पे ही काम क्यों किया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स उसे मिले। इसको जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे वो इजीली मिल गए थे, क्लियर। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स अवेलेबल थे, पेयर्स में अवेलेबल थे, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स अवेलेबल थे। उसके अलावा देयर इज़ नो लिंकेज, ये किसी भी तरह की लिंकेज का फिनोमिना शो नहीं करते थे, किसी भी तरह का रिकॉम्बिनेशन जैसा फिनोमिना शो नहीं करते थे। अगर ये रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज शो करते तो शायद आज मेंडल यहाँ तक ना पहुँच पाता और शायद हम जेनेटिक्स में ये पार्ट ना पढ़ रहे होते, क्लियर। तो ये तो था इसका बेसिक पार्ट के बारे में। हम जनरल से जल्दी से बात करते हैं कि अब इसने इसके ऊपर काम कैसे किया था। इसने सबसे पहले हमें जो क्रॉस दिया वो क्रॉस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस दिया था, मेंडल ने पहला क्रॉस दिया हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब 1, जब उसने एक कैरेक्टर को लिया एक टाइम पर और उस एक कैरेक्टर के ऊपर उसने काम करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल जब उसने लिया तो उसने एक टॉल हाइट का एक करेक्टर उठाया था। अगर हम हाइट के करेक्टर की बात करें, जो बेसिक से एग्जाम्पल है जो सबको पता होता है, दैट इज योर, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करते हैं। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक करेक्टर चूज किया, इसके अंदर हमने एक करेक्टर लिया दैट इज आर हाइट। करेक्टर क्या ले लिया हमने, हाइट। अब इस हाइट का करेक्टर के देखें तो इसके 2 तरह के ट्रेड्स थे हमारे पास कि दैट में बी टॉल, या तो वो टॉल होगा या फिर वो कैसा हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। तो मेंडल ने इसी तरह के कुछ करेक्टर्स लिए थे जिसके पास अपोजिंग ट्रेड्स अवेलेबल थे। तो उसने सबसे पहला क्या किया, उसने एक प्लांट लिया जो कि कैसा था, टॉल था, और दूसरा प्लांट लिया ड्वार्फ। और दोनों ही क्या लिए थे, इसने प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ली थी। प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज का मतलब क्या है कि दे आर इन होमोजाइगस कंडीशंस, होमोजाइगस कंडीशन में थे, तो हमने ये इसकी होमोजाइगस कंडीशन ले ली, क्लियर। तो ये तो हो गए हमारे पास, एक को हमने मेल पेरेंट मान लिया और एक को फीमेल पेरेंट की तरह कंसीडर किया। तो ये तो हो गए हमारे सिंपली स्टार्टिंग में पेरेंट्स हो गए। तो पेरेंट्स हैं, अगर हम इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गैमीट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो हमने गैमीट्स बनाए, तो इस केस में देखेंगे तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा जो कि होगा कैपिटल टी, दूसरे के केस में देखेंगे तो स्मॉल टी, एंड दोनों को जब हम क्रॉस करा देंगे नाउ इट विल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो हो जाएगी हमारी F1 जनरेशन, जो क्या हो जाएगी, F1 जनरेशन, ठीक है, जो कि कैसी आएगी, इट इज टॉल। क्यों ये टॉल आएगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर डोमिनेंट प्रेजेंट है, और अगर डोमिनेंट प्रेजेंट हो तो उसकी प्रेजेंस में रिसेसिव वाला वर्क नहीं करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्या आया कि मेंडल कहता है कि मैंने तो एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन है इसमें तो सारे टॉल आए, यहाँ पे तो मिडल हाइटेड प्लांट आना चाहिए था, जिसके बेसिस पर मेंडल ने यहाँ पर अपना पहला लॉ दिया और उस लॉ का नाम रख दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या नाम रख दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने क्या बोला, उसने कहा कि जब भी F1 जनरेशन आएगी उसमें एक ट्रेट ऐसा होगा, एक एलील ऐसा होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा एलील ऐसा होगा जो एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा दैट विल बी द डोमिनेंट वन, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा F1 जनरेशन में वो कैसा होगा, रिसेसिव वाला होगा, क्लियर। चलिए अब उसके बाद उसने मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया, इसी F1 जनरेशन को लिया और उसके साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना स्टार्ट किया, सेल्फिंग करानी स्टार्ट कर दी। जब उसने सेल्फिंग ली, अगेन हमने सेम उसी तरह के
पेरेंट्स ले लिए जो इसके F1 जनरेशन के थे और इसको एज अ पेरेंट मान लिया। अगेन पेरेंट माना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। गैमीट्स कितनी तरह के बनेंगे, गैमीट्स कितनी तरह के बनेंगे, दो तरह के, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। सेम ही तरह है तो यहाँ पे भी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पुनेट स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से अगर कंबाइन करते हैं देन व्हाट विल बी देयर, हियर इज कैपिटल टी, तो यहाँ पे इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे हमारे पास। ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये ड्वार्फ होगा। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की, ये तो हमारे पास 4 तरह के रिजल्ट्स आए। अब हमने इससे फाइंड आउट किया इसका जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप, हमें ये फाइंड आउट करना था। तो हमने जब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखना स्टार्ट किया तो जीनोटाइप में हमने नोटिस किया कि यहाँ पर 3 तरह के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। और अगर रेशियो निकाले देन इट इज 1:2:1। और फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे या तो टॉल होंगे या फिर उसके ड्वार्फ होंगे, और टॉल कितने थे 3 और ड्वार्फ 1। सो दिस इज आवर रेशियो। अगेन क्वेश्चन मार्क इज देयर, अगेन यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगा। क्या क्वेश्चन मार्क लगा, एक क्वेश्चन मार्क ये था और एक वो लगेगा। उसमें उसने क्या बोला, मेंडल कहता है कि ठीक है, पहली मैंने बोल दिया कि मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कहता है कि जब मैंने सेल्फिंग कराई तो मैंने दोनों टॉल प्लांट लिए थे, तो आगे जितने भी वेराइटीज आनी चाहिए थी तो वो टॉल ही आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर ये ड्वार्फ वेराइटी कहाँ से आई, ये कौन सी वेराइटी आई, जिसके बेसिस पर मेंडल ने अपना सेकेंड लॉ दिया जिसको हमने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब बंटवारा, सेपरेशन, ठीक है। तो सेग्रीगेशन में उसने क्या बोल दिया, उसने इस लॉ में ये बताया कि जब भी एक कैरेक्टर के 2 एलील वर्क करते हैं तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उनमें बंटवारा हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं। दे विल सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, दे विल नॉट मिक्स अप, वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। सो दिस इज आवर सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर। अब ये तो था सारी कहानी किसके बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ये मेंडल ने किया। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने क्या स्टार्ट किया, मेंडल कहता है ये तो तब की बात थी जब मैंने सिर्फ एक ही क्रॉस लिया, मैंने एक ही कैरेक्टर की बात की है। अब मैं अगर एक टाइम पर 2 कैरेक्टर को ऑब्जर्व करूं देन क्या होगा, तो उसके लिए मेंडल ने अपने 2 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया एक टाइम पर लेकर, और उसमें उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाने स्टार्ट किए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर एग्जाम्पल देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, और ये एग्जाम्पल आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। चलिए डाई हाइब्रिड मतलब जब हम 2 कैरेक्टर्स को एक टाइम पर ऑब्जर्व करेंगे तो जो क्रॉस बनेगा दैट विल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए इसमें हमने ले लिया 2 तरह की वैरायटी ले ली, एक तो हमने ले ली कि उसकी शेप कैसी होगी सीड की, और दूसरा हमने ले लिया कि उसका कलर कैसा होगा। तो हमने कहा कि या तो वो राउंड होंगे, राउंड के साथ, या तो राउंड और कैसे होंगे, येलो होंगे, क्लियर, या फिर रिंकल्ड और ग्रीन होंगे, क्लियर। ये 2 तरह के हमने ले लिया जिसमें राउंड डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है, और ये दोनों ही रिसेसिव हैं। तो इनके अगर देखें तो ये अगेन प्योर वेराइटीज ली थी तो सारे कैपिटल आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये रिसेसिव है तो सारे स्मॉल आ गए हैं। अगेन मैंने एक को मेल पेरेंट और एक को फीमेल पेरेंट की तरह कंसीडर किया, सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ड्रॉ करेंगे, क्लियर। कोशिश कीजिए कि साथ के साथ ड्रॉ कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली इसके आंसर्स पता चल जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने गैमीट फॉर्मेशन की, गैमीट बनाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो गया कि ये किस, यहाँ पे गैमीट कैसे बनाएंगे, वहाँ पे तो एक ही तरह के थे तो हमने सीधा कह दिया कि एक ही तरह के गैमीट बनेंगे। अब यहाँ पर गैमीट कैसे बनेंगे, देखो ये एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का एक एलील कैपिटल आर, इसका स्मॉल वाई, इसका भी कैपिटल वाई, तो ये एक तरह का गैमीट आ गया। इसके अंदर भी सेम इसी तरह से एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर।
जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे अगेन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आ जाएगी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y एंड इट विल बी राउंड एंड येलो। क्या आ गई ये, राउंड एंड येलो। अगेन फिर उसने फर्दर काम किया, फिर से वो सेल्फिंग करा के देखी उसने, फिर से सेल्फिंग कराई तो क्या हो गया, यही सेम ले ली उसने करेक्टर्स, एक को मेल पेरेंट और एक को फीमेल पेरेंट की तरह कंसीडर कर लिया। फिर से इनको जब पेरेंट्स कंसीडर किया तो इसने क्या कहा कि अब मुझे गैमीट बनाने पड़ेंगे, गैमीट्स बनाए। गैमीट कैसे बनेंगे, गैमीट बनाने का फॉर्मूला, कितने गैमीट बनेंगे सबसे पहले, तो गैमीट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए इट इज 2 raised to power n। कैसे पता चलेगा कितने गैमीट बनेंगे, इट इज 2 raised to power n एंड n इसके कितने हेट्रोजाइगस कंडीशंस हैं उसके अंदर। हेट्रोजाइगस देखो, एक ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी, मतलब 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 raised to power 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 टाइप्स के गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे। अब क्वेश्चन है कि गैमीट बनेंगे कौन से, तो गैमीट बना लेते हैं जल्दी से। तो गैमीट बना लेते हैं, हमने एक ये पुनेट स्क्वायर बनाया, एक साइड पर एक करेक्टर लिख दो, दूसरी साइड पे दूसरे करेक्टर, तो ये आपके पास अलग अलग तरह के गैमीट्स बन जाएंगे। क्लियर, 4 टाइप्स के गैमीट्स आ गए हमारे पास ये। क्लियर, कौन कौन से, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। सेम इसी तरह के गैमीट्स यहाँ पर बन जाएंगे। ओहो, सेम इसी तरह के गैमीट्स बन जाएंगे जो हमने यहाँ बनाए, सेम एज इट इज, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ये तुम्हारे पास गैमीट्स बन गए। अगेन इनको आपस में हम क्रॉस बना देंगे तो यहाँ पर 4 × 4 16 ऑफस्प्रिंग बनेंगे। क्लियर, तो 4 जो 16 ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो हम एक पुनेट स्क्वायर की हेल्प से उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। जल्दी से ड्रॉ करके देख लेते हैं इसे, जल्दी से देखते हैं कि कैसे ड्रॉ किया हुआ है, वो कैसे बनेगा। आप लोगों ने बनाया हुआ है, जस्ट एक आइडिया है ये, ठीक है। हमने एक स्क्वायर बनाया जिसके अंदर टोटल कितने 16 स्क्वायर्स थे, 16 स्मॉल स्क्वायर्स वर देयर। चलिए ये हमने 16 स्मॉल स्क्वायर्स बना दिए। एक पेरेंट यहाँ पे रख दीजिए, एक के गैमीट्स यहाँ पे रख दो और एक के गैमीट्स नीचे रख दो, अपने आप ही आपका बन जाएगा। एंड हेयर विल बी टोटल। क्लियर, जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो टोटल हमारे पास 4 तरह की वेराइटीज आएंगी। कौन कौन सी, या तो वो आएगी राउंड येलो, या आएगी वो राउंड एंड ग्रीन। क्लियर, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 तरह की वेराइटीज आ जाएंगी। दिस विल बी द रिसेसिव वन, इसलिए 1 रेशियो आएगा, 3, 3 एंड 9, ये हमारे पास टोटल रेशियो आ जाएगा इसका। क्लियर, 9:3:3:1 दैट विल बी आर फिनोटिपिक रेशियो। हम यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने अपना 3rd लॉ दिया, और उस 3rd लॉ का नाम क्या था, 3rd लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें वो क्या कहना चाहता है, इस लॉ के बेसिस पे वो क्या कह रहा है कि जब भी हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर को एक टाइम पर ऑब्जर्व करेंगे, देन दीज 2 कैरेक्टर्स और मोर देन 2 कैरेक्टर्स विल नॉट ब्लेंड अप। वो आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, मिक्सिंग शो नहीं करेंगे। कब तक, जब तक वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करते। तो इसलिए दे विल नॉट ब्लेंड अप, दे विल सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, इसलिए वो अपने कैरेक्टर्स अलग अलग शो करते हैं। बट अगर मैं इसकी लिमिटेशंस देखूं तो अगर हम कुछ ऐसे जीन्स हों जो कहीं ना कहीं लिंकेज शो कर रहे हैं या फिर रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो लॉ है वो फेल हो जाएगा, वो ये लॉ वहाँ पर यूनिवर्सली वर्क नहीं करेगा। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ मेंडल। अब हम इसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं इनकी एप्लीकेशन। सो जल्दी से प्लीज कंप्लीट इट वंस, देन वी विल मूव फर्दर। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अभी तक जो हमने बात की है, हमने लॉज ऑफ मेंडल की बात कर ली।
अब लॉज ऑफ मेंडल में तो उसने अपने सारे लॉज दे दिए, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उसने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। बट अब मैं इसी के ही अगर हम थोड़ी सी आगे जाएं तो जैसे जैसे आगे फर्दर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर कुछ फिनोमिनाज आए सामने, जैसे कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हम इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि दैट में कॉज कन्फ्यूजन टू यू ऑल, तो हम सिर्फ इसके बेसिक के बारे में जानते हैं कि लिंकेज का मतलब क्या होता है। लिंकेज क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू जीन्स। क्या है ये एक फ्रेंडशिप की तरह है। किसके बीच में ये फ्रेंडशिप है? बिटवीन द जीन्स। दो जीन्स के बीच में कितनी लिंकेज है उसकी, जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच में कितनी फ्रेंडशिप है। अब कितनी फ्रेंडशिप किस पे डिपेंड करेगी? अब फ्रेंडशिप डिपेंड करती है कि वो कितने आसपास रहते हैं। तो अगेन जो जीन्स की लिंकेज है वो किस पे डिपेंड करती है? जो लिंकेज है वो किस पे डिपेंड करती है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम लिंकेज। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही लिंकेज कम होगी और जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा लिंकेज। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चल गया कि जितनी जो लिंकेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। क्लियर? दूसरी, अगर लिंकेज है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? इंटरचेंज ऑफ सम सेगमेंट, कि कुछ सेगमेंट में जो इंटरचेंज होता है, जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उसको हमने रिकॉम्बिनेशन बोल दिया। और यही रिकॉम्बिनेशन है जिससे वेरिएशंस आते हैं और इसी से ही जो नए कैरेक्टर हैं, जो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, वो डेवलप होते हैं। क्लियर? नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स आर डेवलप फ्रॉम दिस रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिंकेज से जो कैरेक्टर्स आते हैं दे आर पेरेंटल वन। पेरेंट से मैच करेंगे, पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, एज इट इज आएंगे क्योंकि उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। तो अगेन हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लिंकेज उतने रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सपोज ये एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर एक ये जीन है और एक ये जीन है। सपोज ये ए है और ये बी है। इसी तरह से मैंने ये एक और जीन ले लिया, एक और क्रोमोसोम ले लिया, इसके ऊपर दो जीन्स हैं, एक ये और एक ये। क्लियर? तो दोनों में देखिए किसमें फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी, जो पास पास है या फिर जो दूर दूर है। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा की वजह से इनमें लिंकेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा हो जाएगी। अगेन अगर इसी डिस्टेंस को हम रिकॉम्बिनेशन से ट्रीट करें तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लिंकेज इज इन्वर्सली रिलेशन टू डिस्टेंस एज वेल एज इन्वर्स रिलेशन विद रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के साथ भी ये इन्वर्स रिलेशन में होती है। क्लियर? सिर्फ इतना सा फैक्टर अगर आपको पता है तो आप इसके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने, क्योंकि हमें ऑप्शनल करना है, हमें थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है कि मुझे पूरी थ्योरी आनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट लिखना है, कितने अमाउंट में लिखना है। तो मुझे सिर्फ उसका बेस पता होना चाहिए जिसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूँ। दैट इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि लिंकेज जो है वो रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस से किस तरह से रिलेटेड है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब हम कुछ और एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, किसकी? अपने लॉज ऑफ मेंडल की। अगर मेंडल के लॉज के बारे में देखें तो मेंडल के लॉज क्या कहते हैं? मेंडल के लॉज कहते हैं कि फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस करता है वो अपने किसी एक पेरेंट से मैच करेगा और वो जो पेरेंट से मैच कर रहा है वो डोमिनेंट वाला होगा और जो अदर वन है वो रिसेसिव वाला। क्लियर? अब इसकी एक एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? कहता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास स्नैपड्रैगन। क्या है ये? स्नैपड्रैगन। अब इसके एग्जाम्पल में उसने क्या बोला? वो कहता है कि एक मैंने रेड कलर का फ्लावर लिया और एक मैंने वाइट कलर का फ्लावर लिया, तो अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन शुड बी लाइक
कैसी होनी चाहिए, या तो रेड होनी चाहिए थी या फिर व्हाइट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से यहाँ पर कौन सा कलर आया, पिंक कलर का फ्लावर आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड कलर कहता है कि नहीं मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, व्हाइट कहता है कि मैं भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो दोनों ने क्या किया, अपनी सिर्फ पार्शियल एक्सप्रेशन शो किया है, एंड ड्यू टू दिस पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड दिस कलर पिंक इज देयर। समझ में आई कि ये F1 जनरेशन में जो पिंक कलर आया वो इनके पार्शियल एक्सप्रेशन की वजह से हुआ है, जो कि मेंडल ने कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में शो नहीं किया था, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। क्लियर? अब उसके बाद फर्दर बात करें तो ये तो हो गया कि अभी तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द एलील्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। किस कंडीशन में? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में पार्शियल एक्सप्रेशन शो करते हैं। क्लियर? अब इसी की ही एक और एक्सेप्शन देखते हैं। अब मेंडल ने कहा था कि एक बार अगर डोमिनेंट की एक इंडिविजुअल में कोई दो एलील्स होते हैं और वो दो एलील्स में से या तो वो दोनों डोमिनेंट होंगे या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, या फिर दोनों रिसेसिव होंगे। अब यहाँ पर एक और केस देखा हमने, क्या बोला, सेकेंड एक्सेप्शन देखते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। क्या कहती है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या कहती है? अगेन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो कहते हैं कि हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ। और अगर ये इस ब्लड ग्रुप की बात करें मतलब हमारे पास ये कंडीशन है IA एंड IB। अगर इनकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में ये दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों ही अपने आप को फुली एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो AB आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे फुल एक्सप्रेशन है किसका? बोथ द एलील्स। बट मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड द अदर वन इज रिसेसिव वन। जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट हो जाएगा और जो दूसरा होगा वो रिसेसिव होगा। बट यहाँ पे तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दोनों ही कैसे हैं? डोमिनेंट हैं। तो हमने क्या बोल दिया? इट इज द अनदर एक्सेप्शन विच इज नोन एज कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों एलील अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अगर हम कोडोमिनेंस के और एग्जाम्पल देखें, क्योंकि आपके एमसीक्यूज आने हैं तो एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। एग्जाम्पल कैन बी देयर। तो हम एग्जाम्पल एक बार लिख देती हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी इससे एग्जाम्पल आए तो आप इसको लिख सके। फर्स्ट इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप, उसके बाद सेकेंड है कोट कलर इन माइस, कि माइस का जो कलर होता है वो किस तरह का होगा। दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड वन इज कोट कलर इन रैबिट। थर्ड वन इज आई कलर इन ड्रोसोफिला। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? कोडोमिनेंस के, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या कहती है हमारी? नेक्स्ट इज मल्टीपल एलीलिज्म। नेक्स्ट इज मल्टीपल एलीलिज्म। तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल की बात करते हैं क्योंकि एक्सेप्शन है। मेंडल ने कहा कि हमारे पास अगर कोई एक जीन है तो उस जीन की 2 फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं, एक डोमिनेंट होगी और दूसरी रिसेसिव होगी। क्लियर? या तो एक डोमिनेंट होगी और दूसरी रिसेसिव होगी। अब इसकी बात करें तो हम अगेन एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अंदर शो करेंगे कि दिस विल बी रॉन्ग इन सर्टेन केसेस, लाइक अगेन ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स अवेलेबल होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल i, या फिर जिसको हम IO से डिनोट करते हैं। क्लियर? दीज 2 आर डोमिनेंट एंड दिस वन इज रिसेसिव। ये रिसेसिव एलील है। क्लियर? अब ये इसकी हम कब बात कर रहे हैं? हम इसकी मल्टीपल, ये 3 एलील्स कब प्रेजेंट होंगे? वेन एवर वी टॉक अबाउट अ पॉपुलेशन। हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं सिंपली एक इंडिविजुअल की बात करूं, इन एन इंडिविजुअल एनी 2 एलील्स में बी प्रेजेंट। क्लियर? तो हम जब भी मल्टीपल एलीलिज्म लिखेंगे तो हम कहेंगे इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 alleles in a population, not in an individual. In individual it is presence of 2 alleles only.
एक इंडिविजुअल में 2 ही होंगे, बट एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पर 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अगर एक यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में गिवन है तो हम देख लेते हैं कि ये तीनों एलील्स आपस में अलग अलग क्यों हैं। बिकॉज दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज। अलग अलग तरह की पॉलीसेकेराइड की कवरिंग बनाते हैं। आई ए की कवरिंग अलग होगी, आई बी की कोटिंग अलग होगी, और ये तो बनाता ही नहीं है। तो इसीलिए इस कवरिंग की वजह से ये तीनों आरबीसीज अलग अलग हैं, जिसकी वजह से ये 3 एलील्स अलग अलग हैं, या फिर ये 3 अलग अलग फिनोटाइप शो करते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारी 3 एक्सेप्शन हो गई। 1-2 टर्म्स हमारे पास और है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? अगर मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अगेन ब्रेक द टर्म, पॉली मतलब मैनी, जेनिक जीन्स, इनहेरिटेंस की ऐसे हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स या फिर ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक से ज़्यादा जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 जीन एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। जैसे कैपिटल A, B एंड C, जब ये तीनों कलेक्टिवली वर्क करते हैं, दैट विल गिव राइज टू अ पर्टिकुलर स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्लियर? तो यहाँ पर ये 3 जीन मिलकर अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं एक करेक्टर के लिए, तो इसलिए ये किस तरह की इनहेरिटेंस है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर अगर हम कुछ और एग्जांपल लें तो एक स्किन कलर हो गया, जैसे हमारी आईज का कलर है या फिर सीड का कलर है, किसमें? वीट में। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, जिसमें एक से ज़्यादा जीन्स एक ही करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड सम बेसिक एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस। क्लियर? अब इसके बाद फर्दर बात करें, चलिए एक चीज़ पूछते हैं। मैंने बीच में तुम्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस बता दिया, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में कुछ चीज़ करते हैं। हमारे पास 2 तरह के क्रॉसेज होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस, दूसरा होता है हमारे पास बैक क्रॉस। व्हाट आर दीज? क्या होते हैं ये? कोई बता सकता है? अगर इसकी बात करें, टेस्ट क्रॉस किस लिए होते हैं? टेस्ट क्रॉस होता है, इट इज नॉर्मली यूज्ड टू डिटरमिन द जीनोटाइप। कुछ जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम इस टेस्ट क्रॉस को यूज करते हैं। होता क्या है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन व्हाट? किस किस के बीच में? एक तो F1 जनरेशन प्लस किसके साथ क्रॉस करेगा? अपने ही रिसेसिव पेरेंट के साथ। जब ये क्रॉस किया जाता है तो इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? इट इज टेस्ट क्रॉस। क्लियर? बट अगर मैं बैक क्रॉस की बात करूं तो ये कैसा क्रॉस है? इट इज द क्रॉस बिटवीन अगेन F1 जनरेशन विद एनी ऑफ द पेरेंट। किसी भी पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करा दे तो वो क्या होगा? वो बैक क्रॉस होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिस टेस्ट क्रॉस इज एन एग्जाम्पल और इट इज अंडर दिस इज अ टाइप ऑफ दैट बैक क्रॉस। एक बैक क्रॉस का ही एक टाइप है। क्लियर? अब अगर मैं ये चीज बोलूँ, सम टाइम हम क्या करते हैं, एक और क्रॉस होता है जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं हम? रेसिप्रोकल क्रॉस। और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? जब हम उनकी सेक्सेस को इन्वर्ट कर दें, हम मेल को फीमेल में, हम यूजुअली जिसको मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट हमने कंसीडर करके F1 जनरेशन माना है, हमने इसको तो फीमेल मानना स्टार्ट कर दिया और इसको मेल की तरह कंसीडर किया, तो हमने इसका मतलब क्या है? इट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर? सो दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ क्रॉस। सम टाइम पूछ सकते हैं आपसे ऑप्शंस में कि ये किस तरह का क्रॉस है, तो इसीलिए हमने ये डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आप सबको ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। सेक्स डिटर्मिनेशन,
सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो दो तरह के मैकेनिज्म इसके अंदर आते हैं। इससे पहले हम कुछ डिस्कस करें तो हम डिस्कस करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में या फिर एक नॉर्मली किस किस तरह के, एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो ह्यूमन जो सेल होता है उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हमें पता है। आउट ऑफ विच 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर? और जो 44 होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्लियर? सो दीज आर द क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे हम सिर्फ इन सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब इसके बारे में देखें तो कह रहे कि सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, दो तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है टोटल इंडिविजुअल्स में। या तो वो किस केस में होंगे, एक को बोलते हैं हम मेल हेट्रोगैमिटी, सेकेंड वन इज फीमेल हेट्रोगैमिटी। फीमेल हेट्रोगैमिटी। क्लियर? मेल हेट्रोगैमिटी मतलब वो कंडीशन जिसमें जो मेल है उसके सेक्स क्रोमोसोम हेट्रोजाइगस कंडीशन के होंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल दो तरह के हो सकते हैं, या तो XX सिस्टम होगा या फिर XX सिस्टम होगा। इसके अंदर क्या है, XO मतलब कि जो मेल्स है उसके अंदर एक X क्रोमोसोम है और दूसरा है ही नहीं। क्लियर? और इसकी बात करें तो इसके अंदर एक X और एक Y है। तो ये यूजुअली किस केस में होता है, दैट टेक्स प्लेस, अगर एग्जाम्पल देखें तो ग्रास शॉपर, मतलब हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स में। और इसके एग्जाम्पल लेंगे तो दैट इज योर ड्रोसोफिला या फिर ह्यूमन बींग्स, हम सारे इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? ये तो था हमारा मेल हेट्रोगैमिटी। फीमेल हेट्रोगैमिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं। फीमेल हेट्रोगैमिटी मतलब कि जिसमें जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन की हो। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब ZOZZ और ZWZZ, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज मेल। यहाँ पे जो होमोजाइगस होगा वो मेल होगा और जो हेट्रोजाइगस होगा वो फीमेल होगा। देखो लिखा हुआ है फीमेल हेट्रोगैमिटी मतलब फीमेल हेट्रोजाइगस है। तो ये यूजुअली इस तरह के केसेस किस में होते हैं, ये होते हैं एग्जाम्पल बर्ड्स में। बर्ड्स इस तरह के फिनोमिना शो करती हैं। क्लियर? बाकी रिमेनिंग आपको पता ही है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। जब भी ये गैमेट बनाएंगे तो आधे क्रोमोसोम जाएंगे। मेल के केस में मेल के पास दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक जिसमें X क्रोमोसोम होगा और दूसरा जिसके अंदर कोई क्रोमोसोम है ही नहीं। इसके अंदर भी दो बनेंगे, एक X और दूसरा Y। इसमें फीमेल्स दो डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनाएगी, एक Z और दूसरा एम्प्टी। इसके अंदर एक Z और दूसरा W। तो इस तरह से ये हमारी क्या होगी, सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होगा। रिमेनिंग मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है, वो आप जूनियर सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सेम है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर चले तो हम जल्दी से एक एग्जाम्पल कवर अप कर लेते हैं। हम ह्यूमन बींग्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स का लेना है तो यहाँ पर ये मेल हो गई, ये फीमेल हो गई। अगर ये तो हो गए पेरेंट्स से जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। हेयर आर फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक X और दूसरा Y। यहाँ पे एक ही लार्ज गैमीट बनेगा दैट इज X। जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा हेयर इज XX, एंड जब ये Y X के साथ कंबाइन करेगा हेयर इज X एंड Y। हेयर इज द चांसेस ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड हेयर इज द चांसेस ऑफ बॉय चाइल्ड। तो 50% 50-50 रेशियो आ जाएगा दोनों का। आप ऐसे ही किसी का भी एग्जाम्पल, अगर फीमेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ZWZZ, यहाँ पर ये फीमेल है और यहाँ पर ये मेल है। तो ये भी सबसे पहले दो तरह के गैमीट्स बनाएंगे, एक Z और दूसरा W। ये Z बनाएंगे, Z के साथ आ गया तो यहाँ पर मेल बन जाएगा और W और Z आ गया तो फीमेल बन जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारी हो जाएगी सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। चलिए इसके बाद फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूटेशन, आई थिंक, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास म्यूटेशन। जल्दी से डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करेंगे। बहुत इजी और बेसिक सा चैप्टर है, ये समझ में आ गया, लेकिन ये
इस तरह का चैप्टर नहीं है कि आप लास्ट डे रिवीजन करें। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत ईजी और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन चेंजेस इन द जीन्स। सडन चेंजेस, एकदम से हमारे जीन्स में कुछ चेंजेस हो गए, उसे हमने क्या बोल दिया? म्यूटेशन बोल दिया, राइट। अब इसी म्यूटेशन की फर्दर बात करें तो हमारे यहाँ पे अगर एनसीईआरटी के बेसिस पर देखें तो दो तरह की म्यूटेशंस हमने यहाँ पर डिस्कस की है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज 2 पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दो तरह की म्यूटेशंस हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। सपोज मेरे पास ये कुछ एक सीक्वेंस है, इसमें सिर्फ एक ही जगह पर म्यूटेशन हुई, दिस वन। अगर ये डिलीट हो जाता है या फिर इसकी जगह पर इसकी यहां साथ कुछ नया इंसर्ट हो जाता है, क्लियर, या फिर इन्वर्जन, इसकी जगह पर कोई दूसरा आ गया है, इन्वर्ट हो गया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया है, क्लियर। ये सारे एग्जाम्पल हैं किस चीज के? पॉइंट म्यूटेशन के। मतलब अगर मैं यहां से डिलीट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? इट इज ATGTAA, बीच में से एक गायब हो गया। इंसर्ट कर दिया, सपोज मैंने कह दिया ATGT, सपोज इसकी जगह ए आया था, ATAA, ये इंसर्ट हो गया, यहाँ पे एब्सेंट हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब चेंज, रिप्लेस कर दिया किसी से, तो बन गया ATG, टी की जगह सपोज ए आ गया तो ATAA, ये सब्स्टिट्यूशन आ गया, क्लियर। तो दीज टाइप ऑफ म्यूटेशंस आर नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जो हम आगे अभी पढ़ने भी वाले हैं, सिकल सेल एनीमिया, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब कोई ऐसी डिलीशंस, या तो डिलीट कर दिया जाए या फिर एडिशंस, ऐड कर दिया जाए, जिससे हमारा पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाए। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा हमारे उसकी कोडिंग सीक्वेंस ही अलग हो गई है, उसके मीनिंग ही चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कैसे? ध्यान से देखते हैं जल्दी से। ATG, यही सीक्वेंस लिख लेते हैं। ये सपोज एक सीक्वेंस है, हमारे डीएनए से जब प्रोटीन बनाया जाता है तो 3 बेस पेयर्स का एक कोडोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ अमीनो एसिड। वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो सपोज ये एक कोडोन है, ये एक और ये एक, ये हमारे पास 3 कोडोन है। अगर मैं इसमें से कुछ भी डिलीट करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर डिलीशन कर दी, तो क्या बन जाएगा? ATGTTATA। अब मेरे कोडोन्स अलग हो गए, ATG सेम रहा, अगला TAT की जगह पर TTA हो गया और अगला खत्म हो गया, मेरा फ्रेम शिफ्ट हो चुका है, क्लियर। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें कुछ ऐड भी करूंगी या फिर कुछ डिलीट करूंगी तो उससे मेरे फ्रेम में मेरी जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि इट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्लियर। बट अगर मैं यहाँ पर तीनों के तीनों को ही रिमूव कर दूं या फिर 3 ही ऐड कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे? उससे एक अमीनो एसिड कंप्लीटली ऐड हो जाता है और एक कंप्लीट अमीनो एसिड रिमूव हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आर डिसऑर्डर्स। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स जब भी करते हैं तो हम पेडिग्री एनालिसिस को ध्यान में रखते हैं। तो यूजुअली अब पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है कि एक डिसीज जो है वो कैसी है, या तो वो ऑटोसोमल लिंक्ड होगी या फिर वो डिसीज सेक्स लिंक्ड होगी, क्लियर। अब वो डिसीज इन दोनों में से पता लगाने के बाद फिर हमें देखना है कि वो या तो रिसेसिव होगी या फिर डोमिनेंट होगी। चलिए फाइंड आउट, वो मेथड देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि एक डिसीज ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या फिर
डोमिनेंट है। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरह की डिसीजेस हैं, या तो ऑटोसोमल लिंक्ड है, या फिर उसका जीन ऑटोसोम्स के अंदर होगा, या फिर उसका जीन सेक्स लिंक्ड होगा। और सेक्स लिंक्ड में भी हम बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं, हम एक्स लिंक्ड की बात करेंगे, हम वाई लिंक्ड की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज वेरी स्मॉल और उससे रिलेटेड डिसीज यूजुअली अगर होंगी भी तो सिर्फ मेल्स में ही होंगी। क्लियर, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने के लिए नहीं होगा। अब ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है, दोनों ही या तो क्या होंगी, वो डोमिनेंट होंगी, या फिर दोनों ही कैसी होंगी, रिसेसिव भी हो सकती है। क्लियर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। डोमिनेंट के केस में कभी भी जनरेशन जो है वो स्किप नहीं होगी, एवरी जनरेशन हैव अ डिसीज, हर एक जनरेशन के पास डिसीज होगी, डिसीज का जीन होगा और डिसीज होगी। क्लियर, इसके अंदर स्किप हो जाएगी, जनरेशन स्किप होगी। हो सकता है कोई एक या दो जनरेशन बीच में ऐसी आ जाएं जिसमें कोई डिसीज नहीं है और फिर से तीसरी या चौथी जनरेशन में डिसीज का जीन एक्सप्रेस हो गया। क्लियर, ये तो हो गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आइदर इट इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। क्लियर, देखो ऑटोसोमल डिसीज की अगर बात करें दैट कैन टेक प्लेस इन मेल एज वेल एज इन फीमेल, मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है। वहीं सेक्स लिंक्ड की बात करें तो वो भी मेल को हो सकती है, वो भी फीमेल को हो सकती है। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट इट इज सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो सेक्स लिंक्ड के केस में एक स्पेसिफिक फिनोमिना शो होता है जिसे हम बोलते हैं, ये भी मेल में होगी, फीमेल में ये भी होगी, बट दे विल फॉलो, ये एक फिनोमिना, एक पर्टिकुलर इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं विच इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जिसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर जो डिसीज है वो मदर से हमेशा सन में ट्रांसफर होती है इनहेरिटेंस, और फादर अगर डिसीज है तो हमेशा डॉटर के पास वो जीन्स आगे ट्रांसफर करेगा। क्लियर, तो इस तरह का पैटर्न अगर दिखे तो वो सेक्स लिंक्ड है, अदरवाइज इट इज ऑटोसोमल डिसीज। क्लियर, तो ये तो था, हमें बेसिक चीजें पता चल गई कि एक ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ऑटोसोमल भी दोनों में हो सकती है, सेक्स लिंक्ड भी दोनों में हो सकती है, बट जो सेक्स लिंक्ड वाले हैं दे विल शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब कि उसके अंदर फीमेल जो है वो मेल को डिसीज पास करेगी और मेल फीमेल को डिसीज पास करता है। क्लियर, चलिए हम बेसिक सी डिसीजेस के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी डिसीजेज हैं हमारे पास। तो सबसे पहली डिसीज आपको दी हुई है, ठीक है, दो सेक्स लिंक डिसीजेज हमारे पास है यहाँ पर। कौन कौन सी सेक्स लिंक डिसीजेस की बात करते हैं, सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो किसी एक पर्टिकुलर जीन की वजह से होती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं हमें यहाँ पर, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अभी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड होंगे। क्लियर, जिसमें सबसे पहला अगर देखें तो फर्स्ट वन कौन सा है, जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाला जो जीन है वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। ब्लड क्लॉट नहीं होता तो जो स्मॉल ब्लीडिंग है दैट में कॉज डेथ। स्मॉल ब्लीडिंग क्या करेगी, उससे भी डेथ हो सकती है। मोस्ट कॉमन केस ये मेल्स में देखी गई है डिसीज, इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर, मोस्ट कॉमन केस क्या है कि इसके अंदर जो फादर होगा वो तो नॉर्मल होता है और जो मदर होती है वो कैरियर होती है। क्लियर, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ दिस डिसीज। यूजुअली हीमोफीलिया हो या फिर इसी जैसी ही एक और सेम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है विच इज कलर ब्लाइंडनेस। सेम केस रहेगा उस केस में भी, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है जो पेशेंट होगा उसे ब्लू, ग्रीन और रेड कलर को डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम रहती है। जो ये 3 मेजर कलर्स हैं वो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, और उसके अंदर भी हमारा मोस्ट कॉमन जो हमारा केस रहेगा वो ये क्या रहेगा कि जो फादर है वो नॉर्मल होगा और मदर कैरियर होगी।
क्लियर। तो दीज आर द टू सेक्स लिंक डिसीजेस। अब इसके अलावा हम ऑटोसोमल लिंक डिसीजेस की बात करें तो ऑटोसोमल लिंक डिसीजेस कौन कौन सी है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। क्लियर। तो हम बात करते हैं किसकी, ऑटोसोमल डिसीजेस की, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ कि जो दिस इज अ पॉइंट म्यूटेशन, मैंने अभी कहा था कि ये पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है, और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड पहले बन रहा था वहाँ पर अब उसकी जगह पर आ गया है वेलिन, और उसी की वजह से क्या हुआ, जो पहले राउंड और डिस्क लाइक हमारे आरबीसीज थे अब उनकी शेप सिक्कल लाइक हो गई है, उनकी शेप में चेंजेस आ गए हैं, सिक्कल सेल शेप हो गई है उनकी। क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट डिसीज। उसके बाद अगर हम सेकेंड डिसीज की बात करें तो सेकेंड डिसीज आती है हमारे पास फिनाइलकीटोन्यूरिया। सेकेंड डिसीज कौन सी है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। क्लियर। फिनाइलकीटोन्यूरिया में वो क्या कहते हैं, यानी कि इसके अंदर एक एंजाइम है जिसकी कमी हो जाती है। एंजाइम कौन से, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। अब इस एंजाइम की एब्सेंस और डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि यूजुअली जो फिनाइल एलानिन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, अपने रिस्पेक्टिव कुछ अमीनो एसिड्स में आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाता था, किस में, जैसे ट्रिप्टोफैन में। क्लियर। बट क्योंकि ये एब्सेंस है तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर ये वाली प्रोसेस नहीं कर पाता, फिनाइल एलानिन इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता और अपने कुछ डेरिवेटिव्स बनाने स्टार्ट कर देता है, और जिसकी एक्यूमुलेशन से हमें ये डिसीज होने स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स यूरिन में एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये हमें डिसीज होना स्टार्ट हो जाएगी, फिनाइलकीटोन्यूरिया। उसके बाद थर्ड एक और डिसीज है जैसे कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया अगेन अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स प्रॉपर बनने बंद हो जाते हैं। क्लियर। अगेन वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। क्लियर। अब हमारे पास ये सारे हमने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े वो सारे के सारे क्या थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे। अब लास्ट जो हमारे पास रह गए दैट इज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो वो दो तरह से जो है वो देखे गए हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दो तरह के हैं, या तो वो क्या होगा, वन क्रोमोसोम की एडिशन या डिलीशन की वजह से होगा, वन क्रोमोसोम की एडिशन या फिर डिलीशन की वजह से होगा, और या फिर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं एनीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, एनीप्लॉइडी। जब कोई एक क्रोमोसोम या तो ऐड हो गया या फिर डिलीट हो गया। जब सेट ऑफ क्रोमोसोम की एडिशन और डिलीशन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलीप्लॉइडी। अब इसके अंदर देखिए क्या हो गया, जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल देखिए तो हम डाउन सिंड्रोम, क्या एग्जाम्पल लिया हमने, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, तो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं प्लस 21st क्रोमोसोम एक और हो जाता है, तो टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और इसी को ही हम बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्लियर। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्राइजोमी ऑफ 21 जितने भी हमारे मेंटली जो एक प्रोसेस है, जो एक हमारा ग्रोथ का बेसिक प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। कि अगर एक बेसिक सा एक नॉर्मल सा बच्चा है जो 1 या 1.5 साल में चलना सीखता है या बोलना सीखता है, वही प्रोसेस वो 1 साल या 2 साल के बाद लेट करेगा, डिले हो जाएंगे वो प्रोसेसेस। क्लियर। उसके बाद एक और डिसऑर्डर नेक्स्ट की बात करें तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लियर, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और थर्ड हमारे पास आता है टर्नर सिंड्रोम। ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, कहीं ना कहीं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आर
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस। अदरवाइज अगर आपको इस पेडिग्री सॉल्विंग में या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी और टॉपिक में कोई डाउट्स हैं, सो जो आप अपने एग्जाम से पहले डिस्कस करना चाहते हैं, सो जस्ट कमेंट दैट टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। वो कमेंट कीजिए ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाकर आप किस जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू।